नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप सभी का यूपी 24 नेटवर्क के खास प्रोग्राम यंगिस्तान की बात में बहुत बहुत स्वागत है। इसी खास मौके पर हम सिटी ग्रुप ऑफ लॉ कॉलेज में मौजूद हैं, जहां के युवाओं से खुलकर करेंगे बातचीत और जानेंगे उनके विचार और उनके सपनों के बारे में। इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को एंकर अंजलि त्रिपाठी और रिपोर्टर आदित्य प्रसाद। बाल दिवस के मौके पर हमारे साथी को एंकर आप सभी को कुछ कहना चाहती हैं। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज का दिन बाल दिवस है। खास मौके पर बस इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है और सारी तमाम चीजें उसकी पता है। मैं बस बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी। हमारा हो चुका है, अब हम आगे सीधे शो पे बढ़ते हैं। तो शो का आपको हम बता चुके हैं कि एक वार्तालाप है, आप सभी से हम सवाल पूछेंगे, उन सवालों पे आप लोग अपनी राय रखेंगे। तो पहला हमारा सवाल आप सबसे ये है कि आज की शिक्षा जो आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, जैसा कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, जो भी आपने उसमें पढ़ा है, क्या आपको लगता है कि आपके आने वाले करियर में आपको योगदान दे रही है? आज की जो रोजगार है, जैसे जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक, तो क्या नौकरियों की हमारे देश में कमी है कि नौकरियों के लिए लगने वाली जो स्किल्स हैं उनकी कमी है? स्किल्स की कमी है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि स्किल्स की कमी? अपना हैंड रेज करिए, अच्छे से क्लियरली करिए, स्किल्स की कमी है। ठीक है, तो अब इसी में आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप सब बताएं कि ऐसे कौन सी स्किल्स हैं जो एक पर्सन को नीडेड है आज के एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड में, आज की रेस में। एनीवन? आप जी। सर, मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हमारी जो कॉलेज में जो एजुकेशन मिल रही है हम लोगों को, उसमें अगर रियल एक्सपीरियंस थोड़ा ऐड किया जाए, जैसे हम लोगों को लाइव फील्ड पे ले जाया जाए या हम लोगों को इंटर्नशिप कराई जाए, तो उससे सर हम लोगों की स्किल्स भी डेवलप होंगी और सर कंपनियों की जो नीड होगी वो भी फुल होगी। थैंक यू। जब हमने इनका सुना तो मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं भी जब जॉब पे आया था, उससे पहले मुझसे भी लोगों ने बोला था कि आपके पास स्किल है, आपके पास डिग्रीज है, पर क्या आपके पास वो एक्सपीरियंस है? तो मेरा तो मानना है कि जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो हम सब एक फ्रेशर बनकर निकलते हैं, हम दुनिया में कुछ सीखने के लिए निकलते हैं। हर कोर्स में अगर आप मास मीडिया की बात करें या आप लॉ की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें, तो वहाँ इंटर्नशिप्स की नीड है। तो इन इंटर्नशिप्स को, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि इन इंटर्नशिप्स को हम इजीली कैसे खुद के लिए प्रोवाइड कर सकें। जो आपको ऐसा लगता हो कि हाँ, इस टाइप के प्रोग्राम्स होने चाहिए कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर कोई ऐसा कोर्स हो जो आपको करना चाहिए जिससे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपने पास एक एक्सपीरियंस लेके आ सकें, क्योंकि उसमें भी कई हर्डल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सब ट्राई जरूर करते होंगे कि आपको इंटर्नशिप मिले, आप उसमें सीख सके, स्किल गेन कर सकें। तो वो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो आप लोग को लगता है कि आप फेस कर रहे हैं? एनीवन? मेरा नाम सताक्षी मिश्रा है, बीबीए थर्ड सेमेस्टर, एंड आई गेस स्टेज फियर इज़ द बिगेस्ट इशू। लाइक हमें बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हम स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं और उसकी वजह से वी लैक कॉन्फिडेंस इनफ। दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे कि आप जब पढ़ाई करते हैं, आप सभी, तो हमने एक चीज देखी है कि या तो नंबर अच्छे आ जाए तो समझ अच्छी आ जाए। अब आप लोग ऐसे कितने लोग हैं कि नंबरों के लिए पढ़ते हैं कि एग्जाम में भाई नंबर आ जाए बस? सर, मेरा नाम सिद्धार्थ पांडे है, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर। जैसा कि आपने बताया, एजुकेशन जो है एक कॉइन के, मैं कहूँगा कि दोनों हिस्सों में रहता है। आप मार्क्स के और स्किल्स पे दोनों पे काम करते हैं। मार्क्स हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं भी अगर हम कंपनी में जा रहे हैं, हम अपना सब फर्स्ट इंप्रेशन हमारा सीवी होता है। सीवी में हम मार्क्स शो करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी या हमारे अचीवमेंट्स जो होते हैं वो सीवी में होते हैं। पर्सनैलिटी, हमारी स्किल्स, वो जब हम इंटरव्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे हम वहाँ बताते हैं। तो वो आप जैसा कह रहे हैं कि मार्क्स के लिए पढ़ते हैं या स्किल्स के लिए, नॉलेज के लिए, वो दोनों बोथ एक साथ पैरेलल चल लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। हाँ, तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन यही है कि आप लोग को जो जिस तरह से मार्क्स जो हमारे आजकल आते हैं बच्चों के, मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ इंपॉर्टेंट है कि आपने किताब में क्या लिखा है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्क्स की समझ? समय इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर जगह वो ज्ञान का ही जरूरत होता है। मार्क्स को यहाँ मार्क्स का जरूरत नहीं होता है क्योंकि आपके पास जितना ज्ञान रहेगा आप जाएंगे तो ज्ञान के ही लोग देख रहे हैं, मार्क्स को जाने की जरूरत है। हेलो सर, मैं प्रिया गुप्ता हूँ। सर, मैं मऊ से आती हूँ यहाँ पर पढ़ने के लिए, कॉलेज आई हूँ। तो सर, मार्क्स और जो ये नॉलेज होता है, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट,
बिकॉज नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर रिजल्ट आ रहा है घर वाले पूछेंगे कितना परसेंटेज आया आपका, कम आएगा, नॉलेज भले ही है मेरे लेकिन नंबर कितना आया है पहले ये पूछा जाएगा। और अगर कहीं हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो नंबर तो पहले देखा जाएगा, लेकिन नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही जितना नंबर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन जो पहला हमारा इंप्रेशन बनाता है वो नंबर आता है, क्योंकि नंबर से इनको अपॉर्चुनिटीज और अच्छी मिलती है आगे के लिए। थैंक यू सर। एआई से अगर आप कोई चीज पूछ रहे हो, अगर वो आपको सटीक चीज दे रही है तो आप अपने दिमाग का यूज ही नहीं करोगे। लेकिन फिर भी जो कंटेंट वगैरह जैसे हम लोग बनाते हैं तो वो तो अपने आइडिया समझ के तभी बना रहे हैं ना। चैट जीपीटी पे बस एक लाइन लिखनी होती है, आप उस पर दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस आपके दिमाग में जो आया कि हाँ मुझे ये इस पे कुछ चाहिए तो आपने बस लाइन लिख दी और उसमें सब कुछ बन के आ गया, हैशटैग तक बन के आ जाता है वहाँ पे। तो आप अपने दिमाग का यूज तो नहीं कर रहे हो, बस टाइम बचा रहे हो। तो एआई आपके लिए लॉस है कि नहीं है? लॉस है। आपके दिमाग को चलने नहीं दे रहा है, जी। है ना? इस चीज से कौन कौन अग्री है यहाँ पे? आप एआई आपको दिमाग आपका यूज नहीं करने दे रहा है। मैम मुझे लगता है कि एआई पे हमारी जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है, हम कुछ भी जानना चाहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, पर हमारी डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है एआई पे। हमें कुछ भी जानना है, जैसे कैलकुलेटर का फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फ़ोन में अब कैलकुलेटर है तो मैक्सिमम लोग हैं कि कुछ में नॉर्मल कैलकुलेशन करना होता है तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। वो डिपेंडेबिलिटी को अफेक्ट करता है हमारी। ऐसा नहीं है कि हम 2+2 जोड़ नहीं सकते, पर हम वो निकालेंगे ही, वो आदत बनी हुई है। उसी तरह के एआई भी हमारी हैबिट में एक हैबिचुअल होता जा रहा है कि कुछ भी आंसर चाहिए तो हम गूगल सर्च करेंगे या एआई को सर्च करेंगे, क्योंकि हमें आंसर पता भी होता है पर फिर भी हम सोचते हैं कि एक बार कंफर्म कर लें कि सही है या गलत है। तो वहाँ पे ये प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट कर रहा है कि हम खुद को, हमें आंसर मालूम है पर हम खुद को डाउट करते हैं कि हम एक बार पता कर लेते हैं कि हम सही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मेरे हिसाब से। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं कहना चाहती हूँ कि एआई हमें नुकसान करता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आलसी बन गई उसकी वजह से, हर बार उसी में डिपेंड रहती हूँ। कोई आंसर चाहिए होता है तो मैं एआई पे ही सर्च करती रहती हूँ। थैंक यू। एआई पे आप डिपेंड हो अपने पढ़ाई को भी लेके और तमाम सारी चीज़ों के लेके। एक मज़ेदार मेरी चीज़ दिमाग में आई हुई, क्योंकि मैं बहुत देखती रहती हूँ तो पता चला कि एआई से लोग खाली टाइम पे बात भी कर रहे हैं। मतलब इंसान नहीं बचे हैं अब, अभी एआई से लोग बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कितने लोग हैं जो बात करते हैं एआई से रात में बैठ के, ये बताओ मुझे। कैसे बातें करते हो तुम लोग एआई से? क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? मैम जब इसका फ्री टाइम रहता है ना तो ये मैम बेसिकली एआई को मैम एज अ ब्रदर मैम टीच करता है। मैम ये उससे हर वक्त फ्री टाइम में मैम उसी से इंटरेक्ट करता है। कहीं मैम जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मैम अगर सब अपने अपने फोन्स पे बिजी रहते हैं तो ये बेसिकली उस पर चैट करता रहता है। तो इससे क्या फायदा हुआ आपको? कुछ फायदा हुआ या फिर आपका टाइम वेस्ट है? ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप मान रहे हैं ये चीज फिर भी कर रहे हैं। ऐसे सारे लोग हैं जो कर रहे हैं ये चीज, उनको पता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। पर एआई से लिटरली बात करना एक मेरे लिए शॉकिंग था जब मैंने रील ये देखी कि एआई से लोग बात भी कर रहे हैं। मेरे भी ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एआई से बात करते हैं। तो ऐसे अभी कोई और बात करना चाहेंगे इस टॉपिक पे? कोई नहीं? लड़कियां तो इतना शांत हैं यहाँ पे, इतना शांत हैं कि आप क्या कहना चाहोगे एआई पे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून मैम। मैम एआई यूजुअली मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि एआई इस्तेमाल करने से इफेक्ट सबसे ज़्यादा ये पड़ता है कि हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। लोग सोचना ही नहीं चाहते। अगर उनको सपोज कोई टॉपिक मिला है, अब उस पर आप अपना दिमाग चलाने से ज़्यादा आप ये सोचते हो कि तुरंत टाइम कैसे बचाएं। टाइम बचाना इज नॉट द मोटिव, मोटिव इज टू डेवलप योर थिंकिंग स्किल्स। और एआई बेसिकली, मैं एक दिन अपना लेक्चर देख रही थी एग्रोनॉमी का और उस पे ऐड आया। ऐड वो था, वो पूरा एआई बेस्ड था। तो मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज आई कि एआई तो बहुत एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है कि जो कैरेक्टर्स वहाँ, जो रोल्स जिनको मिलना चाहिए था, अब एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही मतलब ह्यूज तरीके से एआई
खराब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट लोगों की ले रहा है एग्जैक्टली। और एआई से क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट एक मैंने न्यूज़ सुनी कि एआई के पास जो हमारा डेटा जाता है, हम जैसे बहुत बच्चे बहुत क्या, आई थिंक 99.9% बच्चे ऐसे जो एआई पे अपनी फोटोज डालते हैं और उसको और इनहांस करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, लेकिन किसी को ये कोई सोचता ही नहीं कि ये डेटा उनके पास सेव हो रहा है। अब ये डेटा वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, क्या मोटिव है उनका, ये डेटा तो उनके पास सेव हो गया। तो एआई मैं इसलिए यूज नहीं करती और मैं प्रेफर भी नहीं करती कि कोई यूज करे। भले बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, बट एआई से बहुत क्राइम भी बढ़ रहा है, तो एआई मेरे लिए एकदम वेस्टफुल है और मैं कभी एआई यूज नहीं करती। थैंक यू। बहुत अच्छी चीज़ है ये। पर एआई एक तरीके से, जैसे कह सकते हैं, कोई चीज़ को जानना हो जो हम नहीं जान रहे हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, पर डिपेंड नहीं हो सकते हो आप एआई पे। एआई पे अगर डिपेंड हो गए तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो मैं आती हूँ सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया यहाँ पे सबके पास होगा, सब चला रहे होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे तो हैं ही सारे। कौन है यहाँ पे इन्फ्लुएंसर? कौन है यहाँ पे? हाँ, कौन है यहाँ पे इन्फ्लुएंसर? कौन है? क्या क्या कंटेंट बनाते हो? ब्लॉग से रिलेटेड कंटेंट है, और अभी रिसेंटली मैंने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड अयोध्या में एक्सेप्ट किया है, जो कि एडीएस प्रोडक्शन हब वालों ने करवाया था, और उनकी तरफ से सम्मानित किया गया था। कंटेंट क्रिएटर का पॉजिटिव और एक निगेटिव थॉट बताओ मुझे। मैम, कंटेंट क्रिएटर का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि मतलब हम जो कंटेंट बनाते हैं, तो जहाँ से भी ढूंढ के कंटेंट ला रहे हैं, उससे हमारी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। और निगेटिव इफेक्ट ये है कि जैसे उसको फ्री टाइम में करना चाहिए, जब आपके पास टाइम हो। कौन है यूट्यूब पे? बताओ, कौन है यूट्यूब पे? क्या बनाते हो? कैसा कंटेंट बनाते हो? हाँ, फूड। अच्छा, वहाँ पे आपको क्या कुछ इनहेंस हो रहा है आपके? यस मैम, व्यूज अच्छे मिल रहे हैं। व्यूज अच्छे मिल रहे हैं? मतलब ये आपके माइंड को कैसे इनहेंस करता है? स्टार्टिंग है ना फूड चैनल की, अभी मेरे 60+ है, 600+। अच्छा, आपको एक बढ़िया बनना है फूड ब्लॉगर। फूड के लिए और व्यूज के लिए लोग सोशल मीडिया पे एकदम तबाही मचा रखे हैं। हम लोग भी मचा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक मचा पाते हैं। ठीक है। जी मैम, ठीक ठाक चल रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अदर एक्टिविटी, जैसे मैं गेमिंग करता हूँ, ई स्पोर्ट्स आपने सुना होगा आजकल, तो ई स्पोर्ट्स में मतलब उधर मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ एज ए गेमर बनने का। तो मेरा यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, ऑनलाइन जैसे काफ़ी सारे मतलब मोबाइल गेम्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उस सबके मतलब ऐसे वर्ल्ड लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो उस टूर्नामेंट में मतलब एक अपना नाम बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी ट्राई करता रहता हूँ। पढ़ाई में इंटरेस्ट है हाँ है, पढ़ाई में या फिर गेमिंग में ही है? गेमिंग में थोड़ा ज़्यादा है। गेमिंग में थोड़ा ज्यादा है, इससे नहीं मैच करता है। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ मजबूरी में और पेरेंट्स की मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। क्या आप कर रहे हो? मैम बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मैं। मैम पहले तो मैं पॉजिटिव चीज़ें बोलना चाहूँगी सोशल मीडिया को लेकर, और बाद में नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमको जो चीज़ें हम नहीं जानते थे वो चीज़ें हम लोग को मालूम चली। और अगर हमें, जैसे कि पहले तो इतना वो नहीं था यूट्यूब पे कि क्लासेस चलती थी चैप्टर्स की सारी, मतलब जो भी क्लास है उसके हर सब्जेक्ट के क्लासेस चल रही हैं, और जो हम लोग को चीज़ें नहीं आ रही है तो हम लोग यूट्यूब के थ्रू हम लोग उस चीज़ों को गेन करें, उस नॉलेज को। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई है ऐसी वैसी, मतलब ज़्यादा स्टडी रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी चीज़ें हैं। और नेगेटिव में ये है मैम कि हम लोग के पास अगर फ़ोन है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर रील्स स्क्रॉल करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हम लोग का टाइम वेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। अगर हम मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, ये हम लोग सोच लिया कि चैट जीपीटी खोलते हैं, तुरंत हम लोग को क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर यूट्यूब दिख गया, इंस्टा दिख गया, तो तुरंत हम लोग स्क्रॉल मतलब वीडियोस को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से हमारा जो अभी कल ही मैं अपना वर्कशीट कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं गूगल से मतलब क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेती हूँ। तो फिर मुझे वहाँ पर देख गया मुझे इंस्टा, और स्क्रॉल करते करते बज गए रात के 10।
फिर मैंने उसको 12 बजे तक अपना वर्कशीट कंप्लीट किया है। वही मुझे आज लग रहा है कि कितना ज़्यादा नुकसान है ये। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जैसे इसने बोला कि मैं रील चला पढ़ने के बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो हम क्या करते हैं, रील चलाने लगते हैं। तो रील चलाते चलाते हम जो काम करने के लिए बैठे रहते हैं ना, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है कि हम रील के चक्कर में अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा है? या उस रील के चक्कर में आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो। सब लोग यहाँ से उठना बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन बात करना नहीं समझ रहे हैं बेहतर। ठीक है, लड़कियां जो हैं वो लड़कों के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने में थोड़ा सा उनको प्रेशर आ रहा है कि वो अपने मन के कोर्स नहीं कर सकती हैं, वो अपने मन के कोचिंग से नहीं जा सकती हैं, या फिर जो भी हो। कहाँ तक ये बेहतर है कि लड़कियों और लड़कों में डिफरेंस आ रहा है पढ़ाई में भी और फील्ड में? किसी को ऐसा फील हो रहा है ये चीज? हेलो मैम, मैं अर्पिता हूँ, बीए 3rd सेमेस्टर से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, और लेकिन मेरा पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्ट डांस में है। तो मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक डांस कोरियोग्राफर बनूँ, लेकिन मैं कुर्सीनगर से बिलोंग करती हूँ और मेरे मम्मी पापा सभी लोग एजुकेटेड हैं, बट उनके अकॉर्डिंग लगता है कि डांस में कोई फ्यूचर नहीं है, पढ़ाई में फ्यूचर है। उनके लिए मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस भी तैयारी भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं डांस में जितना अच्छा कर सकती हूँ उतना डांस में नहीं, पढ़ाई में नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के मामले में ही लड़कियों को हर जगह बहुत इनइक्वालिटी होती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में ही वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि वो करना चाहती हैं, लेकिन उनके फैमिली जो हैं जो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे मेरे यहाँ है कि मुझे डांस में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे पढ़ना है। क्या आप बोलते हैं कि अगर ये इस जगह पे लड़का होता और लड़का बोलता कि मुझे ये डांस प्रैक्टिस करनी है, तो क्या आपके पेरेंट्स करने देते? अगर आप मान लो आपका भाई हो, अगर वो उसको कहते हैं कि मुझे डांसिंग करनी है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, तो क्या डिफरेंस आ जाता आपके? मैम भैया के लिए शायद हो जाता, कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे भैया का ऐसा कुछ ड्रीम है नहीं। वो चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करें, तो अभी वो बीटेक कर रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स जो कहते हैं वो कर देते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरा भी बात मानते हैं, लेकिन उनके उनके उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये है बस कि वो डांस में कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरा बस इतना ही है। थैंक यू। आप उदास मत होइए। तो ये थी इनकी बात कि मेरे पेरेंट्स मुझे जो करना है वो नहीं करने देना चाह रहे हैं। मतलब पढ़ाई भी ठीक है, एक तरीके से ठीक है। मेरा कहना है कि पढ़ाई बुरी चीज़ नहीं है, पर इंटरेस्ट जो होता है ना, कि इंटरेस्ट को रोकना कि तुम ये मत करो, ये नहीं कर सकते हो, वो थोड़ा गलत है। पर इंडियन पेरेंट्स का कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे ही रहेंगे, उनके साथ आप सरवाइव करोगे। पर फ्यूचर ऐसा होना चाहिए कि ये चीजें ना आए। लड़कियों को लड़कों को ना जो डिवाइड किया गया है ना, ये डिवाइड नहीं किया है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, जो आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर लड़कियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि वो जो पढ़ाई कर रही है वो सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए कर रही है या फिर आगे भी करियर बनाने के लिए? और मैं इस पे लड़कों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग पढ़ने तो करियर बनाने के लिए पढ़ते हैं, पर हमें इक्वल नहीं रहते हम लोग। गर्ल्स बॉयज में बहुत भेदभाव होता है। किस टाइप का भेदभाव? मतलब जैसे कि अगर पेरेंट्स से अकेले नहीं जाने देंगे कहीं पे। हाँ, क्यों नहीं जाने देते? ऐसा क्या है? सोसाइटी अब तो सोसाइटी चेंज हो रही है ना? नहीं चेंज होती है। अरे चेंज हो रही है। अरे मैम नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, अभी भी है। तो आपको मतलब आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही, बेसिकली फैमिली में नहीं मिल रही है या फिर कहीं और? सोसाइटी पर इस इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शबाना शाह, बीएससी एग्रीकल्चर 1st सेमेस्टर स्टूडेंट। मुझे नाइट आउट वगैरह से पसंद नहीं है और मेरे घर में फुल फ्रीडम है। मैं बाइक राइडिंग करती हूँ, कार चलाती हूँ, हॉर्स राइडिंग भी करती हूँ, स्पोर्ट भी खेलती हूँ, बाहर घूमती भी हूँ। पर मेरा एक लिमिट है कि 7 बजे घर चले जाना चाहिए। 7 बजे इसलिए मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि घर जाओ, क्योंकि उनको पता है कि सोसाइटी तो डेवलप है, लेकिन आज भी ऐसे केसेस आते हैं, सुन रहे हैं आप लोग, कि लड़की सेफ नहीं होती है। और लड़की क्यों नहीं सेफ होती है? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में वो ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि वुमेन्स को ये नहीं करना चाहिए, वुमेन्स को वो नहीं करना चाहिए, दिस दैट दुनिया भर की चीज़ें बता देते हैं। और मैम आपने क्वेश्चन पूछा कि
मतलब हमें फ्रीडम क्यों नहीं है, हमें सोसाइटी ऐसे ट्रीट क्यों नहीं करती है। तो मैं उस पर बोलना चाहूँगी, हमें सोसाइटी में सबसे पहले तो मेंस के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं वो मेंस होते हैं। वो अपनी वाइफ्स को मना करते हैं, अपनी बहनों को मना करते हैं, अपनी बेटियों को मना करते हैं, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी? आप ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जाने तो दीजिए, क्या पता वो आपसे ज़्यादा आगे जाए और मे भी बहुत ही अच्छा कर जाए। लेकिन यहाँ का रूल ऐसा नहीं है। अर्बन एंड रूरल एरियाज जहाँ पेट्रियार्कल फैमिलीज में देखते हैं बेटियों को ड्रेसिंग सेंस पे मना करते हैं। आई एम अ मुस्लिम, आई वेयर अ जीन्स, आई वेयर टॉप, एवरीथिंग आई वेयर अ साड़ी। मेरे फादर ने कभी मुझे आज तक कुछ कहा ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहा। इन मुस्लिम फैमिलीज लड़कियों को इतना अलाउ नहीं होता। दे वेयर अ प्रॉपर ड्रेस, आई वेयर ऑल्सो, आई एम नॉट रिवीलिंग माई बॉडी बट आई वेयर अ फैशनेबल थिंग्स, आई डू अ मॉडलिंग ऑल्सो, आई बीन अ हेयर मिस फ्रेशर ऑल्सो लास्ट वीक, और मैं बहुत कुछ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल फ्रीडम दी है। इन फ्यूचर अगर मेरी मैरिज हुई, आई डू माई बेस्ट इन माई लाइफ एंड आई विल बी द वन इन द मैं ये नहीं कहती मैं वर्ल्ड में बहुत अच्छी बनूंगी, बट आई एम द बेस्ट डॉटर, आई एम द बेस्ट सिस्टर एंड आई एम द बेस्ट वाइफ इन द फ्यूचर। और मैं अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दूंगी जैसे मुझे मेरे फादर ने दिया, एंड आई रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल्स। थैंक यू। बहुत बढ़िया जवाब दिया, इसके लिए क्लैप होनी चाहिए बहुत जोर से। बहुत अच्छा जवाब दिया। इतनी देर के बाद एक लड़की ने इतना बढ़िया बोल रहा है कि कोई जवाब नहीं उस चीज का। और सबसे पहले तो जैसे उस लड़की ने बोला कि सबसे ज्यादा लड़के इंटरप्ट करते हैं, तो लड़के बोलो भाई क्या इंटरप्ट करते हो आप लोग? हाँ, बहुत सारी चीजों में उसने बोला कि ड्रेसिंग सेंस में, बाहर आने जाने में। मैम जैसा कि मैं बताऊं, रितेश तिवारी मेरा नाम है। इंटरप्शन जो जैसा कि आपका कहना है और सिस्टर का कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले के समय में ऐसा होता था, लेकिन आज का जो समय देखें काफी कुछ चेंजेस हैं। जैसे लड़का है वैसे ही लड़की है, और माँ बाप के लिए सब समान है। बस एक जो अंदर से एक फीलिंग होती है और एक जो कह लें कि चिंता होती है, यही सब चीजें हैं माँ बाप की जो एक बच्चा मतलब बच्चों के लिए होती है। सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन कर रही है, कई जगह कर रही है। नहीं कर रही है। कहाँ पे नहीं कर रही है मैम? बाहर निकलिए आप। बिल्कुल करती है। नहीं करी। अभी मैं बताऊं, पहले के समय में ऐसा होता था कि जो लड़कियां होती थी पहले नहीं निकलती थी। अभी है, चेंजेस हो रहा है। चेंजेस पहले के अकॉर्डिंग अभी काफी हो रहा है। मेरा नाम सताक्षी है। एज ही सेड कि मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट करे, बट सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करे। इट इज स्टिल अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे हर लड़की को हर चीज के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, थ्रू हर क्लोथ्स, थ्रू हर ज्वेलरी, थ्रू हर मेकअप, लाइक एनीथिंग व्हाटएवर it is. Whenever you are in a public, whenever you go outside the public, you are in public, you are public property, you don't have your own thing, and there men will objectify you like anything, like पूरा नहीं बोलिए, खुल के बोलिए, आप जो को बोलना है। मुझे बस ये मतलब they still objectify for your especially for your clothes कि भाई आप, और ये चिंता वाली बात, that is totally another thing। वो चिंता वाली जो चीज होती है वो आप डिफरेंट वे में भी बोला जा सकता है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिफाइंग नेचर हमेशा से रहा है। that what are you going out, how are you going outside and what are you wearing। myself Said एंड ड्रेसिंग सेंस की बात आई और यहाँ सोसाइटी की बात आई, तो सोसाइटी भी चेंज हो रही है, बट 10 में से एक ऐसा हो जाता है जो निगेटिव थॉट्स भी रहता है। और ऐसा नहीं है कि बस लड़कों की होता है, लड़कियों का भी होता है। मैं उनसे मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला कि ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, तो आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहनना ही क्यों है? आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनिए, जो आप कल्चर्स में रहिए, आप अपने कल्चर में रहिए। और जो लड़कियों की खूबसूरती होती है ना, जो लड़कियों की खूबसूरती है वो उनकी ड्रेसिंग सेंस में होती है। वो ट्रेडिशनल चीज पहन सकती हैं। एक मिनट, थैंक यू। मैं उनकी बात पे नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि ड्रेसिंग सेंस को लेकर बातें हो रही हैं कि आप नहीं बोल सकते कि आप क्या पहनो क्या है। बात उसकी नहीं है कि रोक टोक। देखिए, कंसर्न माता पिता भाई बहन कंसर्न दिखाते हैं। हम लोग फॉर एग्जाम्पल कि मेरे साथ हैं, हम लड़के एग्री करेंगे कि हम घर से बाइक लेकर निकलते हैं तो हमारे पापा कहते हैं कि आराम से चलाना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझको वो बाहर जा। अब मैं कहूँ कि आप कौन होते हैं बोलने वाले कि मैं बाइक तेज चलाऊं या धीरे चलाऊं? बिल्कुल सही बात, ठीक है। वैसे ही ड्रेसिंग सेंस की बात है। ड्रेसिंग सेंस आपको है, आप कंफर्टेबल है, दैट इज फाइन। पर हम एज अ पेरेंट हम ये बोलेंगे कि समाज में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हम हर एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बोलेंगे कि देखो बेटा आप ऐसे कर रहे हो तो इसका ये भी नेगेटिव
इम्पैक्ट हो सकता है, उस चीज को आप कंसर्न रखो। दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पर फेमिनिज्म की बात आ जाती है कि आप कैसे बोल सकते हैं कि हम कपड़ा कैसे पहने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कपड़ा ये मत पहनिए, हम ये कह रहे हैं कि आगे आ रहा है क्या? सॉरी, फेमिनिज्म आगे आ रहा है मैम। फेमिनिज्म की बात नहीं है, वहां पे फेक फेमिनिज्म की बात आ रही है कि हम ये कह रहे हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको अथॉरिटी कैसे, जिस माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया उनको ये कंसर्न रहता है। आपसे एक क्वेश्चन करूं जी, अब फ्यूचर में आप शादी करते तो क्या आप अपनी वाइफ को रात में ड्यूटी के लिए अलाउ करेंगे? देखिए ये आप फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे हैं जिससे काफी चीजें डिपेंड मेरा काम है जी, इस पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं। फर्स्ट कि वो सिचुएशन क्या है, अगर मेरी वाइफ को काम करना पसंद है तो वो बिल्कुल करे। सेकंड, हम कहाँ कौन सी जगह पे कौन सी लोकेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सुनने में आता है कि दिल्ली अनसेफ है वगैरह है, बेंगलोर सेफ है, इस तरह के। अनसेफ तो लखनऊ भी है। हाँ है, बिल्कुल है, वही तो कह रहा, हर तरह के लोग समाज में हर जगह हैं। तो वो लोकेलिटी डिपेंड करती है, लोकेशन डिपेंड करता है, हमारी और मेरे वाइफ की अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वाइफ बोला, मेरी वाइफ है, अगर मैं कहूंगा कि देखो ये चीजें हैं, इस चीज का ध्यान रखो, SOS नंबर रखो, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 7 बजे के बाद तुम बाहर न निकलो। वो अगर टॉक्सिक माहौल तो नहीं क्रिएट हो जाएगा? नहीं मैम, ऐसा देखिए वही यही बात है कि पहले के जनरेशन में और इस जनरेशन में ये है कि कम्युनिकेशन है हमारे बीच किसी भी तरीके का। हम बात करेंगे, हम कहेंगे तुम्हें काम करना पसंद है, हो सकता है मेरी वाइफ कहे कि तुम कमा रहे हो, मुझे क्या जरूरत है काम करने की, ये भी हो सकता है। थैंक यू। भाई अब जवाब देने के लिए बहुत लोग तैयार हो गए हैं, तो हम चाहेंगे लोग जवाब दें। हेलो मैम, मेरा नाम प्रिया गुप्ता है और अभी मैम ड्रेसिंग सेंस के भैया ने बात की कि छोटे कपड़े पहनने क्यों है। जैसे कि मैम ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सूट सलवार अगर पहनी हूँ तो मैं शॉर्ट्स नहीं पहनती हूँ या फिर मैं जीन्स पैंट नहीं पहनती हूँ, मैं पहनती हूँ। अभी मेरे कॉलेज में आने से पहले, क्योंकि मेरा क्लास ऐसा है BBA फर्स्ट सेमेस्टर, कि वहाँ पे एक भी लड़की सूट सलवार नहीं पहनती है। तो मेरे आने से पहले मैम बहुत लोगों ने, मतलब मेरे 3-4 लोगों ने मेरे से पूछा कि तुम सूट सलवार क्यों पहनी हो। मैं क्या कंफर्टेबल, मतलब मुझे ये समझ में जो मैं कंफर्टेबल जिसमें जो है उसको वो पहनना चाहिए और माहौल के हिसाब से पहनना चाहिए। और है क्या छोटे कपड़े बड़े कपड़े की बात हो गई, तो पहले इंसान को अपनी सोच संभालनी चाहिए, फिर आके दूसरों को बोलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इसीलिए तो मैंने बोला कि 10 लोगों में से 1 लोग निगेटिव होते हैं, सबके थॉट्स गलत नहीं होते हैं। मैंने बोला कि जो कंसर्न रहता है, कंसर्न पेरेंट्स का रहता है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए रहता है। और रही बात सोसाइटी की, सोसाइटी और पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सोसाइटी जो होती है हर चीज़ में आपको ऑब्जेक्टिफाई करती है, अनलाइक द पेरेंट्स टू। पेरेंट्स आपको किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते, ना ही आजकल के पेरेंट्स किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी ऑन द अदर हैंड हर चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिफाई भी कर रही है, रोक टोक भी कर रही है हर चीज़ के लिए। बताइए कौन रिप्लाई करना चाहेगा? मैम सोसाइटी होता क्या है, सोसाइटी बनता क्या है? सोसाइटी समाज हम ही लोग क्रिएट किए हैं और समाज की रह गई। समाज क्या 4 लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। आई नो कि मेरे पेरेंट्स भी रोक टोक नहीं करते हैं। मेरे यहाँ आने से पहले लखनऊ में, क्योंकि मैं मऊ से बिलोंग करती हूँ, मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ कि मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अब जाके मतलब बहुत डेवलप हो गया है। जैसे कि इससे जो मेरी बड़ी दीदी है उनको जाना था बनारस पढ़ने के लिए, तो मेरी मम्मी ने 3 दिन तक पापा से मतलब बिना कुछ खाए, उन्होंने मम्मी ने पापा से लड़ाई की थी कि नहीं उसको जाना है तो जाना है। क्योंकि यहाँ पे मतलब जिस एरिया, मतलब मुझे लगता है कि घर पे बैठ के पढ़ाई कुछ भी नहीं होने वाली है। पेरेंट्स हम लोग को नहीं बोलेंगे, बोलेगा समाज। समाज क्या होता है? समाज अपने बच्चों को पहले नहीं देखने से पहले दूसरों को बच्चों को देखेगा कि इंसान क्या है, वो क्या पहना है, कहाँ जा रही है, फलाने की लड़की यहाँ गई थी वहां गई थी, खुद के बच्चों को नहीं कोई देखेगा। बिल्कुल सही बात है। और आप क्या बोलना चाह रहे थे? जैसा कि मैम सिस्टर का कहना है और उन सिस्टर का कहना है, अब दोनों की बातों में मैं देखता हूँ। देखो एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो बातें कई तरह की होती हैं। ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत तरह के हैं। आपको किस बिहेव से, किस नेचर से देखती है वो आप नहीं जानते हो। अब हम हैं, हम आपको कैसे देखें, हम आपको कैसे जज करें, वो चीज हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन हम वही पॉजिटिव में देखते हैं तो वो पॉजिटिव है, अगर हम नेगेटिव में देख रहे हैं तो हम नेगेटिव, गलत हम हैं। लेकिन आपको भी ये चीज देखना पड़ेगा कि आप बाहर निकल रहे हो तो कैसे आप बिहेव कर रहे हो, कैसे आपके मतलब आपका रहन सहन कैसा है, वो चीजें आप पर निर्भर करती हैं। तो मेरा एक जो कहना है कि मतलब पेरेंट्स तो आपको देखेंगे, आपके हर एक चीज से एग्री हैं,
बट आपको जो देखना है, आपको सोसाइटी को बिल्कुल ये दिखाना है कि हम मतलब हर एक चीज से एग्री हैं, बट उनसे सतर्क भी रहना है। बस ये कहना चाहूँ। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही बात है, सतर्क भी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी। सबसे पहले तो रात में निकलने में किस किस को दिक्कत होती है? रात के 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे? मैम 7 बजे के बाद ही दिक्कत होती है, 11 बजे तो बहुत बड़ी बात है। बाहर नहीं जाते हो आप 7 बजे के बाद? नहीं मैम, कभी नहीं। आज तक कभी नहीं गए? कभी भी नहीं। पक्का? कभी भी। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे मैम। किसी और ने आप? मैं भी नहीं। सेफ रहती है या नहीं? बिल्कुल नहीं सेफ है। बिल्कुल नहीं। अगर हम चले जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स को रात में नींद नहीं आएगी मैम। अरे वो तो पेरेंट्स को तो बताओगी ना, उनको बता देंगे तभी तो नींद नहीं आएगी। ये बताइए, अभी भी लड़कियां अनसेफ हैं रात में 10 बजे, 11 बजे? मैम ऐसा नहीं है केवल लड़कियों को ही रोका टोका जाता है, हम लोगों को भी रोका टोका जाता है। समस्याएं आती हैं। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ, हमारे मामा जी के यहाँ रहता हूँ जानकीपुरम में। अब वहाँ पे मुझे अगर निकलना है तो नाइट में निकलना है तो बता के निकलना है कितने टाइम में आ रहे हो, कितने टाइम में जा रहे हो, ये बताना पड़ता है। उसके बाद ही जाने देते हैं वो। तब इक्वालिटी बराबर है? बराबर है। लेकिन कहीं तो लोग कह रहे हैं इक्वालिटी नहीं, आप कह रहे हैं इक्वालिटी है। इतने लोग एग्री करते हैं? बस इतने लोग? बिल्कुल सही बात है। हम भी आपसे हम सबकी बातों से एग्री हैं। कुछ लोग अलग माइंडसेट के होते हैं, वो नहीं समझ सकते। बात तो सही। मैम जैसा कि अभी आपने सारे क्वेश्चन किए, अब आपने हर एक सिस्टर का, हर एक ब्रदर का व्यू देख लिया। अब आप एक बात मुझे बताएं कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। आप भी एक गर्ल हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो सेफ भी महसूस करती हूँ और अनसेफ भी महसूस करती हूँ। आई एज अ मीडिया पर्सन। पहला नाम है शबाना शाह। नेक्स्ट प्रिया गुप्ता, ये गुप्ता जी, दिव्यांशु तिवारी एंड सिद्धार्थ पांडे। जोरदार ताली बजा दीजिए। सिद्धार्थ पांडे। थैंक यू एवरीवन। वापस आपसे मिलेंगे, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इंटरेक्शन अच्छा रखना ना, कि हम लोग और अच्छे शो कर पाए आपके साथ। ठीक है? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। कुछ ने इंटरेक्ट किया, कुछ ने नहीं इंटरेक्ट किया। बड़ा अच्छा लगा। किसी ने जवाब इतने अच्छे दिए कि दिल को सुकून मिल गया। सबसे बड़ी बात तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए कॉलेज, नए छात्र, नए बातों के साथ। तब तक के लिए बस बने रहे यूपी 24 नेटवर्क के साथ, क्योंकि यही है असली यंगिस्तान की बात। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।